इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 6 बजने वाले हैं, वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। और मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करते हैं केजरीवाल से जुड़ी खबर से। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी से बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बेनियाबाग में हुई एक रैली में केजरीवाल ने ये ऐलान किया। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने उन्हें खुली बहस की चुनौती भी दे डाली। केजरीवाल ने विकास के मुद्दे पर मोदी को बहस के लिए ललकारा। वाराणसी की जनता जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग मुद्दों पे क्या कहना है। यही बेनियाबाग में नरेंद्र मोदी जी आए और खुले में जनता के सामने नरेंद्र मोदी जी के साथ डिबेट हो जाए। हम भी जानना चाहते हैं गुजरात में कितना विकास हुआ था। केजरीवाल ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो सवालों के जवाब नहीं देते, सिर्फ सवाल करते हैं। लेकिन अब वो दिन हवा हो गए। अब उन्हें आजाद भारत में लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे। नरेंद्र मोदी जी किसी से बात नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, मीडिया से बात नहीं करते, जनता से बात नहीं करते। हेलीकॉप्टर से आते हैं, स्टेज पे उतरते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से वापस चले जाते हैं। देश आजाद हो गया है। अब ये राजा महाराजाओं का काम नहीं चलेगा। अब जनता कह रही है हमारे साथ बैठो, बातचीत करो, हमारे प्रश्नों के जवाब तो दो। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे को कभी भी काले झंडे नहीं दिखाती और दोनों के निशाने पर आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस और बीजेपी वाले मिले हुए हैं, इससे ज्यादा बड़ा सबूत चाहिए। और इनका सबसे बड़ा दुश्मन आज कौन है? एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने अपने उसूलों की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको अच्छी नहीं लगती जी? सबको अच्छी लगती है मुख्यमंत्री की कुर्सी। उसूलों के ऊपर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी। अरविंद केजरीवाल ने मोदी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सेफ सीट की तलाश में यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो मोदी को हराने आए हैं। सारे नेता सेफ सीट ढूंढ रहे हैं अपने लिए। जहां से जीतने की उम्मीद होती है वहां से ढूंढते हैं। मैं वहां जाके लड़ता हूं जहां पे किसी को हराने के लिए लड़ा जाता है। केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने पर भगोड़ा कहे जाने पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण देकर अपनी सफाई दी। मुख्यमंत्री थे एक बारी लाल बहादुर शास्त्री जी। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये तो भगवान का शुक्र है उस टाइम बीजेपी पैदा नहीं हुई थी, नहीं तो कहते लाल बहादुर शास्त्री भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि मोदी का विकास मॉडल सिर्फ मीडिया की उपज है। जड़ मीडिया है। इस मीडिया ने फैला रखा है मोदी जी ने बड़ा विकास किया, मोदी जी ने बड़ा। केजरीवाल ने कहा कि 200 सालों में इतना देश को अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना 10 सालों में यूपीए सरकार ने लूटा है। केजरीवाल ने वाराणसी के किसानों से कहा कि अगर मोदी को वोट दोगे तो उनकी जमीनें बिक जाएंगी और किसान खुदकुशी के लिए मजबूर हो जाएंगे। बेनियाबाग में हुई रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने लोगों के बीच पर्चे भी बंटवाए। इन पर्चों में केजरीवाल ने वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के 5 कारण बताए। वाराणसी में रैली से पहले रोड शो के दौरान केजरीवाल पर काली स्याही फेंकी गई। खुद को हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता बताने वाले एक शख्स ने केजरीवाल पर स्याही फेंकी। स्याही के छींटे केजरीवाल के चेहरे और शर्ट पर पड़े। केजरीवाल के साथ साथ उनके सहयोगियों पर भी स्याही के छींटे पड़े। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के चेहरे, शर्ट और टोपी पर स्याही के छींटे गए। इसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने अपना रोड शो जारी रखा। वाराणसी में रोड शो के दौरान खुद पर स्याही फेंके जाने से नाराज केजरीवाल ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। केजरीवाल ने कहा कि यह बनारस की संस्कृति नहीं है, ये काम मोदी के भाड़े के लोगों का है। पुलिस ने केजरीवाल एंड कंपनी पर स्याही फेंकने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। स्याही फेंकने वाले शख्स अमरीश ने खुद को हिंदू युवा वाहिनी का अध्यक्ष बताया है।
रोड शो के दौरान भी केजरीवाल का जोरदार विरोध हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए, नारेबाजी की। काफी देर तक केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। वाराणसी की गलियों में केजरीवाल के कार्यकर्ता पुलिस से भी उलझ गए। पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने हंगामे पर काबू पाने के लिए हल्के बल प्रयोग का इस्तेमाल किया। रैली से पहले केजरीवाल का रोड शो वाराणसी के कई इलाकों से होकर गुजरा। केजरीवाल एक खुली जीप में सवार होकर निकले। रोड शो में लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी उमड़ी। रोड शो करते हुए केजरीवाल रैली स्थल तक पहुंचे। इससे पहले भी केजरीवाल का जोरदार विरोध हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके गए और केजरीवाल वापस जाओ के नारे भी लगे। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद केजरीवाल की गाड़ी को आगे बढ़वाया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास केजरीवाल और मोदी समर्थक आमने सामने आ गए। बीजेपी वाले मोदी के लिए नारे लगा रहे थे, तो वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल के लिए। भिड़ंत की आशंका को देखते हुए पुलिस ने दोनों के समर्थकों को वहां से हटाया। इससे पहले काल भैरव मंदिर के सामने भी मोदी समर्थकों ने केजरीवाल का विरोध किया। केजरीवाल स्नान करने के बाद काल भैरव के दर्शन करने निकले थे। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। केजरीवाल आज वाराणसी के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में रैली करेंगे। उनका वकीलों से भी मिलने का कार्यक्रम है। केजरीवाल सेवापुरी और रोहनिया विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज से अपने चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। इसके लिए मोदी सबसे पहले वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचेंगे। मोदी अपने चुनावी अभियान के लिए माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेंगे। दर्शन करने के बाद मोदी ऊधमपुर संसदीय सीट के हीरानगर तहसील में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज से अपने चुनावी अभियान की औपचारिक तौर पर शुरुआत करेंगे। मोदी देश भर में 185 भारत विजय रैलियों को संबोधित करेंगे। इन रैलियों का आयोजन 295 संसदीय क्षेत्रों में किया जाएगा। नरेंद्र मोदी आज यूपी के बुलंदशहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली के दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। गुजरात पुलिस की एक टीम ने रैली स्थल का मुआयना किया था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी दिल्ली में भी आज चुनावी रैली करेंगे। ये रैली शास्त्री पार्क में होगी। दिल्ली में 7 सीटों के लिए 10 अप्रैल को चुनाव होना है और मोदी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ब्रिटिश लेखक और टीवी प्रोड्यूसर एंडी मैरिन ने नरेंद्र मोदी की जीवनी पर लिखी किताब में मोदी से जुड़े कई अहम बातों का जिक्र किया है। किताब में मोदी के हवाले से लिखा गया है कि मोदी को गुजरात दंगों पर दुख है, लेकिन उन्हें किसी तरह का अपराध बोध नहीं है। किताब में लिखा गया कि मोदी गुजरात दंगों के बाद इस्तीफा देना चाहते थे। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आज कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान करेगी। राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। दोपहर 1 बजे तक ये घोषणा पत्र जारी किया जा सकता है। उधर कांग्रेस ने अपने 12 कैंडिडेट की एक और लिस्ट जारी की। वाराणसी से मोदी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं तय हो सका, लेकिन वडोदरा से मोदी के खिलाफ कैंडिडेट फाइनल हो गया। वडोदरा से मोदी के खिलाफ मधुसूदन मिस्त्री चुनाव लड़ेंगे। वहीं ये भी साफ हो गया है कि केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस ने लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू को टिकट दिया है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते मनीष तिवारी ने चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई। आदर्श घोटाले में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को कांग्रेस ने नांदेड़ से कैंडिडेट बनाया है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस घोटालों के आरोपों के चलते चव्हाण का टिकट काट सकती है। पुणे के सांसद सुरेश कलमाड़ी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो कांग्रेस उम्मीदवार विश्वजीत कदम को सपोर्ट करेंगे। कॉमनवेल्थ घोटाले के आरोपी कलमाड़ी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था और कहा जा रहा था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर सुषमा स्वराज को बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के मुकाबले बेहतर नेता बताया है। दिग्विजय ने कहा कि सुषमा उदार नेता है और गठबंधन दलों में ज्यादा मान्य होंगी। सुषमा जी को इसलिए बेहतर मानता हूं क्योंकि उनका एक मॉडरेट फेस है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह वो अलायंस को ज्यादा एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। दिग्विजय ने सुषमा को मोदी से बेहतर बताया तो सुषमा स्वराज की तरफ से जवाब भी आ गया। सुषमा ने कहा कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के मुकाबले प्रधानमंत्री पद के बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। जेडीयू से निष्कासित किए गए शिवानंद तिवारी आम आदमी पार्टी में नया ठिकाना तलाश रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का दामन थाम सकते हैं। शिवानंद ने केजरीवाल समेत दूसरे उम्मीदवारों का प्रचार करने का भी ऐलान किया है। बीजेपी में शामिल किए जाने के कुछ ही घंटे बाद पार्टी से निकाले गए श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक बीजेपी कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर धारवाड़ सीट से कल नामांकन दाखिल करेंगे।
श्रीराम सेना के मुखिया प्रमोद मुतालिक के साथी और मंगलौर के पब में लड़की की पिटाई करने वाले दिनाकर शेट्टी को कांग्रेस ने भी बाहर निकाल दिया। कल कांग्रेस ने दिनाकर को सदस्य बनाया था और कुछ ही घंटे में उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी। बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी में गठबंधन तय माना जा रहा है। खबर है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ बीजेपी चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि हैदराबाद में 28 मार्च को दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है। डीएमके सुप्रीमो एम करुणानिधि ने अपने बेटे अलागिरी को पार्टी से बाहर कर दिया है। एक दिन पहले ही अलागिरी ने बीजेपी और एमडीएमके के नेताओं से मुलाकात की थी। ऐसे में अलागिरी को डीएमके से पहले ही निलंबित कर दिया गया था और टिकट भी नहीं दिया गया था। खबर है कि अलागिरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वाराणसी में मोदी को घेरने के लिए साझा उम्मीदवार की चर्चा को खारिज करते हुए समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि वाराणसी में मोदी के खिलाफ वो अपना उम्मीदवार उतारकर खुद को अपनी सेकुलर साबित करेगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पवार के मुताबिक मोदी सार्वजनिक सभाओं में देश का इतिहास जाने बगैर ही बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि मोदी को देश के इतिहास के भूगोल की भी जानकारी बिल्कुल नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को घर से ही चुनौती मिलने वाली है। राबड़ी के भाई साधु यादव सारण सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। यहां से राबड़ी आरजेडी उम्मीदवार है, जिन्हें अब उनके भाई से ही मुकाबला करना होगा। राबड़ी के भाई और लालू के साले साधु यादव की कभी आरजेडी में काफी तूती बोलती थी। बाद में वो कांग्रेस में चले गए, लेकिन नरेंद्र मोदी से मिलकर आए तो कांग्रेस ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अपनी बेटी मीसा भारती को जिताने के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चरण वंदना तक पर उतर आए हैं। पटना से सटे दानापुर के कोथवा में लालू ने कुख्यात रीतलाल यादव के पिता रामाशीष यादव के सरेआम पांव छुए और आशीर्वाद मांगा। दरअसल जेल में बंद कुख्यात रीतलाल यादव पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ना चाह रहा था, इसलिए लालू ने अपनी बेटी मीसा भारती के साथ रीतलाल के पिता रामाशीष यादव को मनाने पहुंचे। इसी दौरान लालू ने रीतलाल के पिता के पैर भी छुए। लालू ने न सिर्फ कुख्यात रीतलाल यादव के पिता रामाशीष यादव के पैर छुए, बल्कि रीतलाल को आरजेडी में शामिल करने का ऐलान भी किया। साथ ही मंच से ही लालू ने रीतलाल यादव को पार्टी का महासचिव बनाने की घोषणा कर दी। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र सीट से कैंडिडेट मीसा भारती ने आज नामांकन दाखिल किया। पाटलिपुत्र सीट पर मीसा का मुकाबला आरजेडी छोड़कर बीजेपी में गए दिग्गज नेता रामकृपाल यादव से है। बीजेपी ने रामकृपाल को इसी सीट से टिकट दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट से आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान गुलाम नबी आजाद के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सूद भी मौजूद थे। जसवंत सिंह को बीजेपी का टिकट नहीं मिलने से चर्चा में आई राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कर्नल सोनाराम चौधरी ने नामांकन किया। तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। अब जसवंत सिंह यहीं से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग सीट से बीजेपी कैंडिडेट एसएस अहलुवालिया ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। बीजेपी से बगावत कर राजस्थान के बाड़मेर से निर्दलीय नामांकन भरने वाले जसवंत सिंह इसी सीट से सांसद। बिहार के जहानाबाद सीट से जेडीयू कैंडिडेट और आम्रपाली ग्रुप के सीईओ अनिल शर्मा ने अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन करने पहुंचे अनिल शर्मा के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। कांग्रेस उम्मीदवार सचिन पायलट ने अजमेर संसदीय सीट से नामांकन दाखिल किया। पायलट ने नामांकन के 3 सेट निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किए हैं। पायलट के साथ उनके समर्थक भी थे। सचिन पायलट अजमेर संसदीय सीट से दूसरी बार मैदान में। लखनऊ से लोकसभा का टिकट पाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज पहली बार लखनऊ पहुंचेंगे। राजनाथ ने दोपहर 12 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह 3 बजे तक अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने पार्टी का चुनावी गीत दिल्ली में रिलीज किया। गीत के बोल प्रसून जोशी ने लिखे हैं, कंपोज किया है आदेश श्रीवास्तव ने और सुखविंदर सिंह ने इसे गाया है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी कैंडिडेट मीनाक्षी लेखी ने चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। करोलबाग में अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर उन्होंने रोड शो निकाला। इस सीट पर मीनाक्षी लेखी का मुकाबला कांग्रेस कैंडिडेट अजय माकन से है। गाजियाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस कैंडिडेट राज बब्बर ने अपने चुनावी अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। उनके साथ ही उनकी बेटी जूही बब्बर और दामाद अनूप सोनी भी प्रचार अभियान में जुटे। मथुरा से चुनाव मैदान में उतरी अभिनेत्री हेमा मालिनी ने चुनावी प्रचार का बिगुल फूंक दिया है। कैंडिडेट बनने के बाद पहली बार हेमा मथुरा पहुंची और जनता से वोट मांगे। हेमा मालिनी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आरएलडी के टिकट पर बिजनौर से चुनाव लड़ रही अभिनेत्री जया प्रदा जोरशोर से चुनाव प्रचार में जुटी है। जया ने मंडावली इलाके में गांव-गांव में घूमकर जनता से वोट मांगे। जया की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी।
पीलीभीत से चुनाव लड़ रही मेनका गांधी प्रचार अभियान में दिन रात एक किए हुए हैं। सुबह 9 बजे से उनका शो शुरू हुआ और चुनाव अभियान देर शाम तक चलता रहा। मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद रही हैं और विकास के नाम पर वोट मांग रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। औरंगाबाद में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश बीजेपी और मोदी पर जमकर बरसे। नीतीश ने बीजेपी पर अपने विचारधारा से भटकने का आरोप लगाया। गोरखपुर से कांग्रेस कैंडिडेट अष्टभुजा तिवारी को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। कैंडिडेट बदलने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री का पुतला फूंका। मध्य प्रदेश में बीएसपी को तगड़ा झटका लगा है। यहां उसके पुराने और दिग्गज नेता बैजनाथ कुशवाहा ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कुशवाहा ने कांग्रेस की सदस्यता। यूपी के गौतम बुद्ध नगर सीट से बीएसपी के मौजूदा सांसद सुरेंद्र नागर ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव ने उन्हें औपचारिक सदस्यता दिलाई। सूत्रों के मुताबिक फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत मुंबई उत्तर पश्चिमी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। इस बाबत राखी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। जलपाईगुड़ी की रैली में राहुल ने कहा कि विकास के लिए केंद्र से जो पैसा बंगाल को मिलता है वो जनता तक नहीं पहुंचता। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 31 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। वो बस्तर के कोंडा गांव पहुंचेंगे और यहां एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 30 मार्च को दिल्ली में चुनावी रैली करेंगी और दिल्ली में अपने 7 उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद को लोकसभा चुनाव के लिए चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। मेरठ के कांग्रेस उम्मीदवार और अभिनेत्री नगमा को बगैर इजाजत रोड शो करना महंगा पड़ गया। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सिविल लाइंस और ब्रह्मपुरी थाने में अलग अलग मुकदमा दर्ज किया गया। बोगस वोटिंग के लिए उकसाने वाले केंद्रीय मंत्री और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। आयोग ने पवार से गुरुवार तक इस मामले में जवाब देने को कहा है। पवार ने समर्थकों से स्याही मिटाकर 2 जगहों पर वोट देने को कहा। सुपरफास्ट 100 में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे इंडियन मुजाहिदीन के मौजूदा चीफ तहसीन अख्तर उर्फ मोनू को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तहसीन को नेपाल बॉर्डर के पास पकड़ा। बताया जा रहा है कि वो काठमांडू के रास्ते पाकिस्तान भागने की फिराक में था। तहसीन को लंबे समय से पुलिस तलाश रही थी। अक्टूबर 2013 में पटना में नरेंद्र मोदी की रैली में हुए सीरियल ब्लास्ट का वो मास्टरमाइंड था। साथ ही जुलाई 2013 में बिहार के बोध गया मंदिर में सीरियल ब्लास्ट की साजिश भी उसी ने रची थी। तहसीन फरवरी 2013 में हैदराबाद के दिलखुश नगर में हुए ब्लास्ट में भी शामिल था। अगस्त 2012 के पुणे ब्लास्ट के साथ साथ मुंबई 2011 में हुए ट्रिपल ब्लास्ट में भी वो शामिल था। वाराणसी के शीतला घाट में दिसंबर 2010 में हुए ब्लास्ट का भी वो आरोपी है। तहसीन अख्तर उर्फ मोनू बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला है और पिछले साल यासीन भटकल की हुई गिरफ्तारी के बाद वो ही इंडियन मुजाहिदीन की अगुवाई कर रहा था। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस को चकमा देकर भागने वाला आतंकी बरकत आखिरकार जोधपुर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। रविवार को जोधपुर से पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी साकिब अंसारी को गिरफ्तार किया था, लेकिन तब साकिब का दोस्त बरकत बच निकला था। जोधपुर पुलिस को खबर मिली थी कि बरकत अपने घर में रुपए और कपड़े लेने आया है। इसके बाद पुलिस ने उसे उसके घर से ही धर दबोचा। दरअसल बरकत जोधपुर से दूर भागने की फिराक में था। बरकत के साथ साथ पुलिस ने जोधपुर से कुछ संदिग्ध लोगों को भी पकड़ा। जोधपुर पुलिस ने एक साथ त्रिपोलिया बाजार, लायकान मोहल्ला, बम्बा मोहल्ला, पांचवी रोड, सूथला समेत कई जगहों पर छापेमारी अभियान चलाया। मुंबई के फोटो जर्नलिस्ट से गैंगरेप मामले में आज दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। मुंबई सत्र न्यायालय की ओर से दोपहर 3 बजे के बाद फैसला आ सकता है। दूसरे बैंकों के एटीएम से पैसा निकालना अब महंगा हो सकता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आरबीआई को इस बाबत प्रस्ताव भेजा जा चुका है और मंजूरी मिलने के साथ ही इसे लागू भी किया जा सकता है। प्रस्ताव में दूसरे बैंकों के एटीएम से कैश निकालने की ट्रांजैक्शन संख्या भी घटाने की बात है। यूपी के रामपुर में बसपा के विधायक यूसुफ अली ने आजम खान और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर विवादास्पद बयान दिया। विधायक ने कहा कि रामपुर में यूपी के सीएम के अब्बा रहते हैं। यूपी के एक बेलगाम मंत्री ने बीजेपी पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बंदर कह दिया। राज्य मंत्री चौधरी साहब सिंह नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते समय इतने बहक गए कि उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री को लंगूर की संज्ञा भी दे दी।
सुप्रीम कोर्ट में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के मामले में आज फिर से सुनवाई होगी। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने साल भर में 20,000 करोड़ रुपए लौटाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें वो 3-4 दिन में 2,500 करोड़ की पहली किश्त देंगे। सहारा ने 5 किश्तों में पूरा पैसा लौटाने का वायदा किया है। सहारा जून, सितंबर और दिसंबर के आखिरी तक 3,500 करोड़ रुपए की किश्त दे देगा। आसाराम के बदयते का शिकार हुई पीड़ित नाबालिग पहली बार जोधपुर सेशन कोर्ट में पेश हुई। यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता का बयान होना था, लेकिन हो नहीं पाया। दरअसल आसाराम ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा है कि पीड़ित लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा है। यूपी में प्राइमरी टीचर भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अंतरिम आदेश देते हुए 3 महीने के अंदर 72,825 शिक्षकों की भर्ती के आदेश दिए। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच समिति की ओर से सीलबंद लिफाफे में दी गई रिपोर्ट में अभी काफी गंभीर आरोप है और जब तक बीसीसीआई अध्यक्ष पद नहीं छोड़ते निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष एन श्रीनिवासन पर कुर्सी छोड़ने का दबाव काफी बढ़ गया है। पुणे में एक आरटीआई कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर दी। पुलिस को मौके पर स्टाम्प पेपर पर लिखा सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें आरटीआई कार्यकर्ता ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष दिलीप पालसे और आईपीएस अधिकारी विश्वास नागरी समेत 52 लोगों के नाम का जिक्र किया है। मथुरा में 52 गांवों की एक पंचायत ने हैरानी भरा फरमान जारी किया है। पंचायत ने यदुवंशी समाज की लड़कियों के जीन्स पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में घर में रखे रसोई गैस के लीक होने से घर में आग लग गई, जिससे झुलसकर 2 बच्चों की मौत हो गई। यूपी के मेरठ में शादी का कार्ड देने आए बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। ठाणे से सटे अंबरनाथ परिसर की एक कंपनी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी चपेट में आसपास के 2 और कंपनियां भी आ गई। बढ़ते हैं खबरों में आगे। यौन उत्पीड़न के आरोपी तरुण तेजपाल को कोर्ट ने पेन और नोटबुक खरीदने की इजाजत दे दी है। तरुण तेजपाल को जेल के अंदर से ही इन सामानों को खरीदने की इजाजत मिली है। निर्भया के नाम पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई हल्के रिवॉल्वर निर्भीक को कानपुर में लॉन्च कर दिया गया। क्रीमिया विवाद को लेकर रूस में होने वाला G8 शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया है। यमन में अलकायदा के आतंकियों ने बड़ा हमला किया है। आतंकियों ने यमन के हदरा माउत राज्य में सैनिकों के बैरकों पर हमला किया और 24 सैनिकों की हत्या कर दी।